सब लोग म्यूट करें ज्वाइन करते ही। क्या पढ़ रहे थे आप लोग? क्या पढ़ के आए? सुने तो बहुत दिन हो गया ना, पढ़ के भी आए या नहीं? आयुर्वेद इतिहास ऐसे याद ही नहीं होगा, सुनाओगे नहीं क्यों उत्कर्षा? है कि नहीं? साथ साथ सुनना भी तो पड़ेगा। रीति दृढ़ का काल और क्या काम है? कौन से काल के आचार्य थे? ऐसा कुछ कहा गया इस काल के आचार्य थे? नहीं, बाजू नीचे करो। डॉक्टर सोया गुंडा हो, मारोगे? बताओ। आरती कौन से काल के आचार्य थे? दृढ़बल गुप्तकालीन। नहीं मालूम था? ठीक। अर्पिता 41 अध्याय बताओ। बोलते जाओ आगे। वन टू 8 बताओ। ये सिर कौन खुजा रहा है पीछे? पूजा। पूजा बताओ, दृढ़बल कहाँ के निवासी थे? पिता का नाम? कपिल बलि। नेक्स्ट जो है अंजलि बता रही है। अंजलि, चक्षुष्य तंत्र किससे संबंधित है? कौन से विषय से? शालाक्य बताया किसी ने पीछे से? नहीं? पक्का? साथ वाले की कसम? नहीं, कसम नहीं खाएंगे क्या? पीछे आंचल। आंचल भाव प्रकाश का काल? बोला ना कुछ पीछे। भाव प्रकाश के पिता का नाम? भाव प्रकाश के थोड़ी ना है। फिर आप लोगों को करेक्ट करना चाहिए ना क्वेश्चन भी साथ साथ, अभी तो लगेगा कि आप प्रेजेंट हैं अभी। इधर कौन बैठे हैं विंडो साइड पे? मनीषा। मनीषा रोज विंडो सीट लेके बैठी होती है डेली, पता नहीं कौन से जहाज में उड़ रही हैं, रोज हर रोज विंडो सीट लेके बैठी है। अश्ववेधक रिटन बाय? अश्ववेधक रिटन बाय? बाकी ना बोलो बीच में, बस। दिवांकर तो सही नहीं बता रहा है साथ वाला, पहले तो एक उसकी गुद्दी में मारो कि अनपढ़ देख के सही तो बता, या उसने सही लिखा नहीं हुआ है। दीपांकर, कौटिल्यार्थ शास्त्र में क्या मिलता है? मुझे तो कुछ नहीं मिला है। कौटिल्यार्थ शास्त्र में कुछ मिलता है आयुर्वेद से संबंधित? अर्थशास्त्र है ना, तो आयुर्वेद का क्या मिलता होगा अर्थशास्त्र में? अर्थशास्त्र समझते हैं ना, तो मैथमेटिकली बताता होगा कुछ। आयुर्वेद का क्या है उसमें? कुछ नहीं।
कुछ तो है, एक पॉइंट लिखवाया था। दीपा आई है? दीपा कहाँ है? बताओ दीपा क्या है? शिवम साइड में हो, दोबारा बोलो। अच्छा, तो ये बताओ फिर कि किसी ने कामला रोग में अंजन की बात की है? कामला रोग में किसी ने अंजन की बात की है? किसने? वृंद माधव ने। किसका अंजन देना है? बोलो नहीं बीच में। वृंद माधव ने कामला रोग में किसका अंजन देने को कहा है? द्रव्य गुण में आप लोगों को प्लांट दिखाई जाते थे? क्लास में प्लांट दिखाई जाते थे? कोई भी जैसे सीजनल टीचर आते आते तोड़ के ले आते हैं और दिखाते हैं कि ये लो देखो ये है, ऐसा नहीं। ऐसा ज्ञान कभी नहीं बांटा गया द्रव्य गुण में। दिखाते थे ना, द्रव्य गुण तो ऐसे ही सीखा जाता है, और कैसे याद होगा? नहीं तो द्रव्य गुण। द्रोण पुष्पी देखा है कभी? बहुत रेयर मिलता है, बहुत रेयर। देखा है द्रोण पुष्पी? एक ऐसा प्लांट है जिसके फल के ऊपर पुष्प आता है। एक ऐसा प्लांट है जिसके फल के ऊपर पुष्प आता है। उसमें द्रोणी रूप ना, द्रोणी समझते हैं आप? मतलब ऐसा गोल गोल सा ना, मटके से जैसा, ऐसे उस फ्रूट लगता है उसके ऊपर, छोटा सा इतना सा, और उसके बिल्कुल पॉइंट पे आगे, पिन पे, उसमें आगे छोटा सा इतना सा फूल खिलता है। इसलिए नाम क्या पड़ेगा उसका? द्रोण पुष्पी। द्रोणी जैसा फल, उसके ऊपर पुष्प, उसको क्या कहेंगे आप? द्रोण पुष्पी। है ना? देखना आप कभी नेट पे डाल के द्रोण पुष्पी डालेंगे तो उससे निकल आएगा द्रोण पुष्पी, अगर डालेंगे उसमें नेट पे तो कभी देखना, या अपने द्रव्य गुण वाले से पूछना और बेटर बताएगा। तो ध्यान रखना, द्रोण पुष्पी। द्रोण पुष्पी का क्या अंजन देंगे? स्वरस। किसमें? कामला रोग में। किसने बताया है? वृंद माधव ने। दीपा काल बताओ वृंद माधव का। निमोनिक बताओ 9वीं सदी का। 9वीं सदी का निमोनिक बताओ, जल्दी जल्दी बताओ ना। आप तो आयुर्वेद इतिहास ऐसे थोड़ी ना याद करना है, तो आप पढ़ के नहीं आए हो फिर कुछ भी, इसका मतलब मैं निकालना शुरू करूंगा कल से क्लास में ना। आप बुरा ना माने, होली है ना? मुझे समझ में आ गया। अब मुझे अपनी क्रूरता पे आना ही पड़ेगा। तुम लोगों को बेकार एकदम, तुम लोगों के बस का पढ़ना पढ़ाना ऐसे तो है नहीं। तुम लोगों को वही उठा उठा के बाहर निकाला जाता है ना, फिर देखो तुम अगले दिन फिर पता नहीं कहाँ से टाइम मिल जाता है, तुम्हारी सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं, पढ़ के भी आते हो, सब कुछ हो जाते हैं। कल से बेइज्जती कार्यक्रम शुरू करूंगा मैं हर एक क्लास में। आना नहीं, नहीं तो क्लास में बिल्कुल भी मेरे को होना ही पड़ेगा स्ट्रिक्ट। भाड़ में जाओ, सिलेबस हो ना हो, है ना? गलत मोड़ पे चले जाते हैं हम भी, सोचते नहीं यार ऐसे क्या फायदा, आप लोग छोटी छोटी चीजें नहीं बता पाते हो। सब तो रट्टे होने चाहिए एकदम बढ़िया तरीके से। आयुर्वेद इतिहास मत करो अगर नहीं टाइम है पढ़ने का आपके पास, तो फायदा ही नहीं है। बेस है, बेसिक चीजें हैं, सारी चीजें कंपाइल होती हैं यहाँ पे आयुर्वेद इतिहास में। नहीं पढ़ पाओगे तो कोई फायदा नहीं है। नए नए शब्द मिलते हैं, आधी चीजें तो आपने सुनी नहीं होती हैं पहले। यूजी में तो किसी ने बताई नहीं होती, पता ही नहीं होता है आपको क्या है क्या नहीं है। यहाँ के पढ़ते हो तो फिर रट नहीं पाते हो। मुकुल पीछे कौन बैठा है? निधि। निधि कुछ नहीं बताती कभी भी, क्या ही पूछे निधि से। निधि बताओगे कुछ पढ़ा है आयुर्वेद इतिहास में? अभी हिलेगी ही नहीं। एक अवस्था बस यूं, मतलब ना ऊपर देखना है ना कुछ करना है। ये ऐसे हो जाते हैं जैसे वो जंगल में शेर आ जाता है ना, या भालू आ जाता है, तो व्यक्ति सांस रोक के लेट जाता है कि सूंघ के चला जाएगा, है ना? तो ऐसा ही है ना कि मृत समझ के चला जाएगा। जीवित का शिकार करने, शेर तो ऐसे कोई खाता है ना जो झटपटा है, या शिकार करने में जाता है शेर को, मरे को नहीं खाता है वो, पता है ना? भालू जो ये शेर वगैरह हैं वो नहीं खाते, तो लोग ऐसा मूवीज में देखा होगा आपने। तो आजकल ना करना, आजकल तो वो भी समझदार हो गए हैं, वो भी गुदगुदी करेगा 2 मिनट में, आप हंसने लगोगे और साथ ही खा ले, है ना? कहाँ चक्करों में हो उसके। वो भी समझदार हो गए आजकल। तो ये भी ऐसे ही बिल्कुल बस सांस रोक के लेट जाते वहीं के वहीं, कुछ ना बोलना ना कहना, ना गर्दन उठानी। पता नहीं वहां कंप्यूटर पे क्या करेंगे, वहां क्या करोगे निधि? यहाँ तो चलो करते रहो जो करना है, मैं भी क्या ही कह सकता हूँ। कल से क्लास से निकाल देंगे, बस इतना कर सकते हैं। उसमें भी स्मार्ट है, चुपचाप बैग उठा के स्माइल लेके चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इन्हें।
इन्होंने ना तो वो दोनों हाथ ना ऐसे कर रखे हैं, बेइज्जती करनी है, लाओ दो हमें, जितनी मर्जी देते हो तो, इनके तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या कर लें बताओ? गाली दे लो तो फर्क नहीं है, गंदा बोलो तो भी बुरा भी नहीं लगता, ऐसा भी नहीं कहते हैं कि हाँ इनको कुछ हीन भावना फील होती है, बुरा लग गया, शर्म आ गई, कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं। ये एकदम चिकने खड़े हो चुके हैं, फर्क ही नहीं पड़ता है। क्लास में भी प्रॉपर आते हैं, ये भी नहीं है, पता नहीं पढ़ते क्यों नहीं है, समझ में नहीं आता है। निधि माहौल बना रखेगा भीड़ वाला, कि बॉस के यहाँ बना रहना चाहिए, भीड़-भूड़ है ना, ऐसा ना हो कि बच्चे हम लोग ना जाएँ तो खाली-खाली लगे। इसलिए आते हो? कोई तो कारण होगा। पता नहीं क्या करोगे, क्या नहीं। सारांश पीछे कौन है? सविता? सविता नाम है ना? सविता ये बताओ कि 1 लाख श्लोक वाली कोई और संहिता ब्रह्म संहिता के अलावा? रिटन बाय? किस विषय पर? रस शास्त्र। काल? श्लोक वार्तिक एक बुक बताई थी नोट्स में। श्लोक वार्तिक रिटन बाय? पीछे पढ़ना पड़ा है। श्लोक वार्तिक रिटन बाय? कुमारिल भट्ट। नहीं पता नहीं था, सविता पढ़ा ही आयुर्वेद इतिहास। देखो कल पढ़ के आओगे, देखना आप, कल ना पढ़ के आओ जरा, तुम मैं बताता हूँ कल से, कल किसी को मैं शुरू से सुनना ही शुरू करूंगा कल। आज तो कोई फायदा ही नहीं आयुर्वेद इतिहास में, आप नुकसान कर दोगे बिल्कुल। कल बैठना नहीं, यहाँ पे आना नहीं क्लास में बिल्कुल भी, अगर ना पढ़ा हो, जितना आज तक हो जाए, पिछला अगला सब कुछ रट के आना, नहीं तो अच्छे से। मैंने पहले भी बोला था सारे टेस्ट आपके एक तरह से आगे पीछे ही मिलेंगे आपको, एक एक दो दो दिन के गैप में शुरू हो जाना सुबह से लेके, जो लोग ज्यादा क्लासेस कर रहे होंगे। ऑनलाइन वाले भी ग्रुप से फिर उड़ाया जाता है, फिर हाथ जोड़ दो, माफी मांगते हो, ऐड कर लो, ऐड कर लो। तो ध्यान रखना सभी लोग, क्योंकि आपके इधर भी ये चरक सूत्र भी आप पता ही है, वो 20 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं बुक से, उसके बाद अब रिटर्न चल रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा हफ्ता लगेगा रिटर्न में। पंचकर्म आपका लगभग 9 चैप्टर खत्म होने वाला है, 10 11 12 3 चैप्टर बचे हैं, 4-5 दिन लगेंगे, 3-4 दिन मैक्सिमम। और चिकित्सा में तो खैर अभी होके हटा है, चिकित्सा वाले में तो शारीर शारीर उधर खत्म होने वाला, 5वां चैप्टर चल रहा है, चौथा खत्म होने वाला है ना। तो वहां पे भी बाकी के पांचवें चैप्टर मेरे को मार्क ही नहीं कराना है 5वें 6ठे में, क्योंकि संख्या वाला है, उसमें तो सिर्फ आपको एक तरह से बताना है बस, ये वाला श्लोक, ये वाला श्लोक, बाकी सब कॉपी में लिखा है एज इट इज, क्योंकि संख्या तो हम बुक से पढ़नी नहीं है आपको, है ना। और मर्म वाला वैसे सब निमोनिक्स में ही, 6ठा चैप्टर जो है, 7वां 8वां 9वां बहुत छोटे हैं, सिर्फ 10वां चैप्टर है वहां मेनली, 7th 8th 9 बहुत छोटे छोटे हैं। शारीर में वहां भी 5-6 दिन लगेंगे मुश्किल से, यानी मैक्सिमम एक हफ्ता वहां मान लो, वहां भी टेस्ट होगा। इसलिए अभी आपको पारी वारी का नहीं दे रहे हैं कि ये निपटा लो पहले, क्योंकि एक ही हफ्ते के अराउंड में 10 दिन के अराउंड में 3-3 टेस्ट खड़े होंगे, इतने में जब तक वो निपटोगे, इतने में आयुर्वेद इतिहास जो किनारे लगने वाला होगा, है ना। तो आप लोग खुद सोच लो फिर क्या करोगे, कहाँ निजात पाओगे, ऐसे रोज रोज नहीं पढ़ोगे तो हो गया जरूर काम फिर तो। बार बार बोला जाता है, आप डे बाय डे, इतना नहीं, आप कल का अच्छा देखो आयुर्वेद इतिहास में कल कितने पन्ने लिखवाए जरा बताओ मेरे को, जो सबसे ज्यादा खुला खुला लिखता हो जो व्यक्ति, वो बताना अपने काउंट करके कितने खड़े पेज हो गए होंगे। 2, 3, 3 खड़े पेज बस। तो इतना नहीं, अगर आप डेली 4 लगा लो, चलो 4 खड़े पेज। अब 4 खड़े पेज जिसने लिखा होगा बहुत ही खुला खुला लिखा होगा पूरा इन, वरना 2-3 पेज से ज्यादा नहीं हो सकता है खड़े पेज, कल जितना मैटर लिखवाया था। अगर वो आप 3-3 पेज नहीं याद कर पाओगे, केवल 3-3 पेज रोज के, फिर तो बहुत बुरी हालत है। फिर कहाँ से आप आयुर्वेद इतिहास को पीजी तक तो कहाँ लेके जा पाएंगे, एंड तक बड़ा मुश्किल है। आप लोग फिर बने नहीं हो पीजी के लिए, हम तो साफ कहते हैं छोड़ दो कोचिंग, क्यों परेशान होते हो, घर बैठो, बस 100 काम होते हैं। नहीं, वो टिफिन टुफिन वाला काम शुरू कर लो, बहुत बच्चे हैं यहाँ पे, टिफिन टुफिन वाला काम करोगे ठीक ठाक कमा लोगे, 20-30-40 हजार रुपए महीने का, एक नौकरानी रख के मेड को, ऐसा काम कर लो। हम लोग पीजी बना ही रहे हैं, यहाँ पे जरूरत भी पड़ेगी मैं ही रख लूंगा आप लोगों को, अपने पास 10 एक रूम बनेंगे यहाँ पे बच्चों के रहने के लिए, 10 टिफिन तो सीधा सीधा रहेंगे, 30 टिफिन मतलब रोज के होंगे, बना लेना। बढ़िया, खुद ही काम दे रहे हैं हम तो, और क्या चाहिए आप लोगों को।
एक वो भी चाहिए, गार्ड भी चाहिए, एक वो भी रखेंगे यहाँ पे, एक टॉयलेट वगैरह साफ करने वाला रखेंगे। मजाक नहीं, सच कह रहा हूँ, अगर आप में से किसी को नीड हो पैसे की ना, झाड़ू पोछे बर्तन वाला रखेंगे, एक स्वीपर रखेंगे छोटू, मतलब चाय चुय लाने वाला, जो भी आपको चाहिए हो, इनमें से कोई भी काम चाहिए हो। अपने बच्चों को पहले प्रेफरेंस देंगे हम, बाहर वालों को क्यों? अपने, आप लोग अपने क्लोज हो हमारे, ऐसे थोड़ी ना कोई भी। ये तो आप लोगों को बनाना नहीं आता तो मजदूर बाहर से बुला रखे हैं। नहीं तो मैं तो यही कहता, वरना मैं आपसे सुनता, जिसको नहीं आया है वो जाके वहां ईंटें जोड़ो। फिर और क्या कराते तुम लोगों से? नहीं तो साला मकान तो बनवाओ तुमसे कम से कम, और तो किसी काम के हो नहीं। वहां जाके फिर सीमेंट और बजरी अपना मिक्स करो जाके, फिर और क्या कर सकते हो? आपको क्या लगता है ये हम लोगों ने ठेके पे दे रखा? बढ़िया कमाते हैं लोग, बढ़िया है। अच्छा, आपको लग रहा है ऐसा नहीं है? आप काम सीख सकते हो इनके साथ रह के थोड़े दिन, वहीं सोते हैं वो अंदर ही, बढ़िया अपना उनका सिस्टम है। आप देखना एंट्री करके, उसमें उन्होंने एक कमरा नीचे का भी अपने सोने के लिए बना रखा है, और एक सीमेंट की उन्होंने ना शेल्फ सी बना रखी है लंबी सी, है ना, तो उसको बना के वहां से डिटैच करके नीचे बिछा दी, फर्श की तरह यूज कर रहे हैं। उसके ऊपर अपना गत्ता बिछा के और चादर वादर लगा के रात को मस्त सोते हैं एकदम बढ़िया, है ना। तो आप भी अपना वहाँ आराम से वहीं बिस्तरा बिछाओ, रात को 12-12 1-1 बजे तक लगे होते हैं काम करने में। ये आई थिंक बढ़िया आप लोगों के लिए। मुझे नहीं लगता आप लोग दिमागी कुछ काम करके और आप दिमाग से कमा सकते हैं, है ना। शारीरिक तौर पे कमा लो फिर उनकी तरह। आपको क्या लगता है 1000-1000 1500-1500 रुपए दिहाड़ी लेते हैं मिस्त्री मुस्त्री जो है? 1500-1500 रुपए है उनकी एक एक व्यक्ति की, महीने का 45-45 हजार वो भी कमा रहे हैं, और ओवर टाइम अलग से मार रहे हैं, और रात रात का अलग से, है ना। तो कर लो, मुझे तो, मैं तो कहूंगा आप लोगों को, आप लोगों के बस का पीजी वीजी का नहीं है। ये आयुर्वेद इतिहास याद रखना बड़ा मुश्किल काम है, वो भी बेचारे याद नहीं रख पाए, वो भी आप ही की तरह ही है। आप यही समझो वो भी बीएमएस होंगे शायद। तो खास फर्क नहीं है आप में और उनमें, बस कपड़ों का फर्क है ना। आप वो बस बेचारे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनसे स्मेल आ रही है पसीने की, आप लोग नहा धो के खुशबू लगा के आ रहे हो, कोबरा कोबरा, तो बात अलग है बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। वो भी वैसे ही खा रहे हैं 2 रोटी, आप भी वैसा ही खा रहे हो। आप भी बेकार कर रहे हो खा के, वो भी, वो तो चलो फिर भी वर्दी है, वो तो वो कमा रहे हैं फिर भी। आप लोग तो अभी तक वो भी नहीं है। मुझे लगता नहीं है आप लोगों का लेवल है, जिनका नहीं है वो छोड़ छाड़ के, और बहुत ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे तो लोग सभी बोलते हैं कि यहाँ पे इतना बढ़िया काम हो गया कि कहीं 2-4 लोगों का तो ऐसा काम हो गया कि ब्रोकर का काम शुरू हो गया उनका, रूम ही दिखाते रहते हैं, है ना। तो एक काम की वजह से, कोचिंग की वजह से बहुत लोगों का काम चलता है। बीच में जब हमने इंस्टीट्यूट की जगह यहाँ पे लेनी थी ना, तो उससे पहले ऋषिकुल के सामने लेने की सोच रहे थे, फिर वो कॉलोनी गंदी है बहुत, गाड़ी वाड़ी नहीं घुसती ढंग से, बेकार बेकार सा स्टफ लगता है, तो मेरे को एरिया पसंद नहीं, बल्कि यहाँ से वहाँ सस्ता है, प्लॉट सस्ता था वहाँ पे। मैंने सोचा भी था चलो नियर बाय हो जाएगा कॉलेज की, और भी सोचा था वहाँ पे लेने का पहले प्लॉट, तो फिर वो पसंद सा नहीं आया, एरिया अच्छा नहीं है वो, थोड़ा सा पोस्ट सा एरिया नहीं लगता है, एकदम विकृत से लोग रहते हैं। तो सोचा कि नहीं, मानसिक विकलांग है वहाँ पे ज्यादातर लोग, लगा कि वहाँ पे नहीं रहने, तो फिर वहां से छोड़ा। तो पर वहां पे जब सोच रहे थे ना लेने की, तो एक बार के लिए लोगों को यहाँ पे ऐसा हो रहा था कि जिनको पता लग रहा था कि नहीं यार कोचिंग यहाँ चलेगी, हमारे तो रूम खाली रह जाएंगे, क्योंकि लोगों ने यहाँ क्या किया है, जो बाथरूम की जगह किचन की भी जगह थी ना, उसको भी प्लस्तर करा के रूम बना के चढ़ा दिया 4000 रुपए में, जिनमें आप लोग रह रहे हो अभी, उनमें नीचे पहले कहीं टॉयलेट वॉयलेट ही थी। बहुतों ने ऐसा ही किया है, जिन कमरों में आप आज के समय में रह रहे हैं, वहां पर मैक्सिमम ऐसा ही था। उन्होंने जिनके 3 कमरे थे, उन्होंने 3 के 5 बना दिए, है ना। ऐसे ऐसे भी रूम है जिनमें सीढ़ी के नीचे भी रूम है, कुछ नहीं छोड़ रखा, सीढ़ी के नीचे बाथरूम घुसा रखा है, कहीं कुछ कहीं कुछ। ठीक है चलो, रेंटल पर्पज से अच्छा है यहाँ पे, और है ही क्या, सारा दिन लोग यहाँ पे, वो भी अडल्ट जितने भी है, यंग एज के, आपकी एज के जो लड़के हैं ना जितने भी, यहाँ आप गली में देखा करो, वो लोग यहाँ पे लूडो ही खेलते हैं सारा दिन पैसे, और कोई काम नहीं करते हैं, क्योंकि घर के 5-7 कमरे आगे, 2-4 कमरे पीछे करके किराए पे चढ़ रखे हैं, 30-40 हजार रुपए घर आ रहा है, बस छुट्टी, काम करना ही नहीं है कुछ भी, बस रेंटल ही चल रहे, लाइफ में आगे कुछ सोचना ही नहीं। 11-12 बजे उठते हैं सबके सब बढ़िया सिस्टम है एकदम। हम लोग एम ही परेशान, तुम लोग भी एम ही परेशान, बेफालतू में नहीं हो पा रहा है तो ड्रॉप करो, है ना, कुछ और काम धंधा देख लो। यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है, टूरिस्ट प्लेस है। बाहर वहाँ मेन रोड पे ना, एक नीचे बोरी बिछा के, खाट बिछा के, वहीं पे धूप बत्ती भी बेचोगे ना, तब भी बढ़िया कमा लोगे। चलता है यहाँ बढ़िया, गंगा घाट पे जाके अपना 2 पत्ते लगा के 4 फूल रख के बेचते रहो, और 20-20 रुपए का डोना हो, बढ़िया काम है, आप लोगों को सूट करेगा मेरे ख्याल से।
ये आपके बस का नहीं है, आप जबरदस्ती हाथ पैर मार रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। मेरी एडवाइस है, बाकी लगे रहो, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बेफालतू में फीस दिए जा रहे हो, पैसा ना खराब करो। यही पैसा अपने छोटे मोटे काम में लगा लो, लघु उद्योग खोल लो घर में, कुछ सिलाई सिलुई का, कुछ कपड़े कुपड़े सिलने का, ये लड़कियां जितनी भी हैं, या घर घर में बर्तन धोने का, जैसे यहाँ मेड की बड़ी दिक्कत है, घर घर जा सकती हो बर्तन बर्तन धोने, क्या दिक्कत है? हट्टे कट्टे शरीर वाली हो, कहाँ जाओगी और क्या करोगी? बढ़िया दो चार हाथ पैर दे रखे हैं भगवान ने, तो यूज करो उनको। नहीं, हाँ थोड़ी बुद्धि लगा लो बर्तन धोने में, साफ करने में। मुझे तो यही लगता है आप लोगों के बस का यही काम है, ये सब आप लोगों के बस का नहीं बना है। ये आयुर्वेद इतिहास पढ़ना है, पदार्थ पढ़ना है, कहाँ आप लोगों के लेवल का काम है? अपनी साज सजावट से ही नहीं फुर्सत मिलती आप लोगों को, सज लें धज लें काम कर लें, बस यही है आप लोगों के जीवन में, और कुछ नहीं है। 20 बार बताया, ये रूप, ये लावण्य, सौंदर्य, ये सब चीजें कहीं काम नहीं आएंगी आपके। कुत्ता नहीं पूछता है इनको बाद में, कोई नहीं पूछेगा इनको। कर्म नहीं है ना जिसके जीवन में, उसको कोई कोई नहीं पूछ सकता है उसको। एग्जाम्पल भी दिए थे आपको, एक से एक व्यक्ति उठा के देख लो आप, कितना ही व्यक्ति बेकार दिखता हो, अगर उसके पास कला है, उसने कुछ जीवन में अर्जित किया है, तो उसी की वाहवाही है। चाहे वो ओबामा को लगा लो, चाहे वो हार्दिक पांडे लगा लो, अब देखने में लोग सुंदर नहीं है, लेकिन नाम देखो इनके कहाँ है, आज शीर्ष पर बैठे हैं लोग ना, तो उसी की वैल्यू है। आप लोग इस चीज को समझो, ये सब चीजें तो टेम्परेरी हैं, बाकी अर्जित कर लेंगे जो चीज, आप कमा लेंगे जो चीज मेहनत करके, वो सारी जिंदगी आपके साथ चलेगी। मैं बार बार कहता हूँ, आप ये ना सोचें कि आप सिर्फ सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं पीजी की, पीजी सिलेक्शन अपनी जगह है। ये जो आयुर्वेद का आप जितना भी पार्ट पढ़ लेंगे ना, सारी उम्र आपको काम आएगा, कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं इसको लगाएंगे ही लगाएंगे। ना हो सिलेक्शन कोई फर्क नहीं पड़ता है एक बार के लिए। अगर आपको लगता है कि हाँ सिलेक्शन नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, होना चाहिए सिलेक्शन, उसके लिए भी आप पूरे उतने ही मोटिवेटेड रहें। लेकिन अगर बाई चांस एक बार के लिए नहीं भी होता है ना, 70 ऑप्शन खुलते हैं आपके पास। ये तलवार होती है ना, कहीं भी चला लोगे इस तलवार को, फिर आप कहीं एमओ में, कहीं कुछ भी, कोई एनआरएचएम, कुछ भी, सीआरए जिस मर्जी का पेपर दे देना, वही वो तो निकलेगा। बाकी सब पेपर जो है पीजी के पेपर से लेवल लो होता है सभी का। इतना हार्ड पेपर जितना पीजी का आता है, उसके तो 10-20% आता है। एनआरएचएम और सीआरएवी वगैरह में तो कुछ भी नहीं होता है। एमओ का 50-60% मान लो पीजी के कंपैरिजन में, सबसे टफ पीजी का पेपर होता है, तो आप तो उसके लिए तैयारी कर रहे हो। बाकी सब चीजें तो आपका वैसे राइट हैंड हो जाएंगी, कहीं दिक्कत नहीं आती है। इवन जब आप उसका पेपर देने जाएंगे ना, कभी दिल्ली की सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जॉब रहती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एमओ रहता है, सेंटर का, भारत सरकार के अंडर, यूपीएससी जिसको आप कह देते हो दिल्ली का, उसका भी अगर आप पेपर देंगे तो आप पिछला पेपर या उससे पिछला पेपर उठा के देख लेना, आपको कितना इजी लगेगा पीजी के कंपैरिजन में। वो भी आसान होता है, उसमें इंटरव्यू टफ होता है, पेपर टफ नहीं होता है। स्क्रीनिंग जो है, जिसने पढ़ रखा होता है, मतलब ठीक ठाक मीडियम पढ़ रखा है, जिसने लेवल अच्छा है, जिसका ठीक ठाक है, तो वो आराम से निकाल लेता है। वहाँ इंटरव्यू का थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ इंटरव्यू में पीजी को प्रेफरेंस थोड़ी सी दी जाती है। होते हैं प्लेन बीएमएस भी सिलेक्शन, लेकिन फिर वो एक्सपीरियंस के साथ होते हैं, जिनको 5 साल 10 साल कुछ एक्सपीरियंस हो, या थोड़ा सा वहाँ पे रहता है कि आईक्यू लेवल वो बहुत चेक करते हैं। आप लोगों का वो लेवल नहीं होता है, आप लोग रट रटा के ही चले जाते हो, बस लेवल वो नहीं क्रिएट होता है उनका। तो झटपटाक से, वो जरूरी नहीं है वो आयुर्वेद पूछेंगे। हालांकि अभी पीछे जो हुआ था इंटरव्यू, तो अपनी कोचिंग से 2 लोग थे, तो उन लोगों से पूछा था कि क्या पूछा है, तो इंटरव्यू में तो सिलेक्ट नहीं हुए, लेकिन इंटरव्यू में 80% आयुर्वेद ही पूछा था उन्होंने। 20% ऐसे कुछ भी रैंडमली पूछ लेंगे कि आए तो कितनी सीढ़ियां चढ़ के आए थे, है ना, कुछ भी ऐसा आईएएस टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसा कुछ भी, शर्ट के कितने बटन है ना, और वो शर्ट के होते भी नहीं, उसको याद ही नहीं होता कितने बटन है ना, तो वो कुछ भी, वो तो आईक्यू लेवल चेक करते हैं। आपके शूज किस कलर के, एकदम से पूछ लेंगे। आपने जहां नीचे देखा आउट, है ना, आप खड़े हो ना, वो बैठा है, वो कौन सा देख रहा है आपके शूज किस कलर के हैं, बोल दो कुछ भी ब्लैक है ना। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं वो, कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है ना। 2-4 कागज गिरे होंगे वहां पे, बोल देगा कि ये कागज समेटने क्या करोगे, एकदम से उठाओगे आप, एक्टिव बाहर निकाल देगा। आपकी जगह कोई और होगा, बेल बजाएगा, पीएन को बुलाएगा, कागज उठाओ, क्या करेंगे आप, लेवल के हो के नहीं, आईएएस रैंक की आपको जॉब मिल रही है, उसके लेवल के हो या नहीं हो। काम करना एक अलग बात है, काम करवाना आता है या नहीं आता है ना। मेन बात क्या होती है, काम करवाना आना चाहिए ना। जिसको काम करवाना आ गया वो तो सबसे बड़ा हो गया। काम करना तो सब कोई भी कर लेगा, करवाना आना बहुत जरूरी होता है। तो आपके अंदर वो एबिलिटी है या नहीं, क्विक एक्शन लेने की आपके अंदर आईक्यू लेवल है कि नहीं, वो चेक करते हैं।
ऐसे ही थोड़ी ना, इस टाइम मेरे ख्याल से शायद 150 हो चुका है उसकी स्टार्टिंग, यूपीएससी 1,50,000 स्टार्टिंग है कट-कटा के उसमें। भारत सरकार का जो यूपीएससी जो आपको मिलता है, वहाँ की जॉब है जो, है ना? और उसका लेवल जो है, और वो आप ये मान के चलो 1.5 लाख शायद ही कोई यूज़ करता होगा, कोई नहीं यूज़ करता है। सैलरी छेड़ता भी नहीं है कोई, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हर चीज़ का तो पैसा मिल रहा है, हर चीज़ का, हर चीज़ का। ये जो आप पेन, कॉपी भी आप खरीदेंगे ना, उसका भी पैसा मिलता है। जितना आप रोज़-रोज़, डे बाय डे कुछ भी, बच्चों के लिए कुछ भी, हर चीज़ का। पेट्रोल का, मोबाइल का, ये व्हाइट वॉश का, घर का, हाउस मेंटेन का, बाथ फिटिंग वगैरह, एवरीथिंग, हर चीज़ का पैसा देती है सरकार। बस आपको बिल डालना होता है, कुछ भी नहीं। और आप लोग उसमें भी वो बहुत झोल-झाल करते हैं, सरकार को कहाँ कोई छोड़ता है ना? गए कहीं भी कंपनी के उससे या उससे काम के उससे गए हैं, तो जा रहे हैं तो होटल में रुके हैं, जो भी रुके हैं, होटल तो लिया 1000-1200 रुपए का, दिखाया कितने का? 3000 रुपए का रूम है। सब ऐसा ही होता है ना? तो ऑफिस के काम से तो गए थे 2 दिन के लिए, वहाँ 4 दिन रह के आ रहे हैं उल्टा खा पी के। साथ में दोस्त भी लेके जा रहे हैं, जो भी हो, जैसा भी हो दोस्त, सब चीज़ें। वो जो मिलती है ना लाइफ फिर एकदम, कि वो कहते हैं फाइनेंशियली फ्रीडम है, जाओ जहाँ मर्ज़ी, कोई दिक्कत नहीं है, वो वाली सीन हो जाता है पूरा। और सबसे बड़ी बात है, जैसे क्वार्टर्स वगैरह या आपको जो जॉब के वो मिलते हैं, हेडक्वार्टर्स वगैरह जो मिलते हैं, वो सब आपके लिंक ही ऐसे ही बनेंगे, सब आईएएस या सिविल सर्विस वाले ही आपके कॉन्टैक्ट्स में होंगे। लिंक बहुत अच्छे बनते हैं। आप प्रोफेशनली आप काम उसी हिसाब से, जो तमगा होता है भारत सरकार, कहीं कोई गाड़ी नहीं रोकती, चालान नहीं कटते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक वो आती है ना, एक, है ना? जैसे मेरा एक फ्रेंड है, बहुत रिच है, पैसा बहुत कमाता है। तो मैं उससे बोल रहा था, यार इतना पैसा कमा लिया तू, कभी रेंज रोवर खरीद रहा है, कभी कुछ खरीद रहा है। मैं कहा तू इतना जगुआर ले रहा है, कभी ये और वो। मैं कहा तेरे शौक नहीं पूरे हुए? कहते ये सब तो वैसे ही हो गया, कहते ये तो करना बेकार की चीज़ लगती है। तो मैं कहा अब क्या चाहिए? कहता अब ये चाहिए कि मैं जहाँ से जाऊँ ना, किसी भी टोल पे मेरी गाड़ी ना रुके बस। नए शौक हो जाते हैं ना व्यक्ति को, और वो चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? बिज़नेस से, कमाई से नहीं मिलती हैं वो चीज़। पढ़ के मिलेंगी वो आपको। तो सरकार से जुड़ेंगे आप पढ़ के, या तो आप नेता बने फिर। या तो आप नेता-वेता बने, सीएम, पीएम, और या फिर आप आईएएस वाईएएस कोई जज-जुज टाइप बने आप। कहाँ कोई गाड़ी रोकता है जज की? फिर या तो आप उस लेवल पे जाएँ, 2 ही चीज़ें, है ना? कुछ ऐसा सिस्टम करें आप कि कुछ इस पोस्ट पे जाएँ, तो शायद आपकी भी गाड़ी ना रुके कल को। मज़ा नहीं आएगा, फीलिंग नहीं आएगी। एकदम कहीं से गाड़ी जा रही है तो हल्का-सा मच जाए एकदम, पता नहीं कौन आ गया। नहीं? अंदर से निकले दीक्षा। हुँ? 2 गाड़ियाँ आगे, 2 पायलट आगे, 2 पायलट पीछे। पायलट समझते हैं? पायलट वो नहीं, प्लेन उड़ा रहे हैं वो पायलट नहीं। जो गाड़ियाँ पीछे-पीछे चलती हैं नेताओं के, पुलिस वाली जो गाड़ियाँ होती हैं, उनको पायलट बोलते हैं। जो उनको आगे-पीछे फिर मिलती हैं ना, जो सुरक्षा के लिए चलती हैं उनके लिए। तो ऐसी 2-2 गाड़ियाँ आगे-पीछे चल रही हैं, तो ऐसा कुछ, है ना? वो वहाँ पे नहीं मिलेगा आपको यूपीएससी में, कभी सोच रहे हो वो भी मिल जाएगा, है ना? वो तो नहीं मिलेगा, पर लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। ये टोल-टोल पे तो आपका कार्ड चलेगा फिर खाली, टोल नहीं कटेगा। सिर्फ वही कार्ड दिखाना है, आप भारत सरकार फलाना-वलाना ये मेडिकल ऑफिसर छुट्टी, और कुछ भी नहीं। फास्टैग-फूस्टैग लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना? तो ये चीज़ें हैं, अच्छा भी तो लगता है ना जब आप किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हो या कुछ भी। ये भी अपने आप में एक वो नहीं होती, प्राउड वाली चीज़ें नहीं होती। हमें तो बड़ा शौक सा लगता है इन चीज़ों को, कोई भी, जैसे मैं अभी उस दिन पीछे 2-3 दिन की छुट्टी थी ना, तो कहीं जा रहे थे रेवाड़ी साइड, तो साथ में था एक यार दोस्त है, तो वो कम एज में उसमें पुलिस में भर्ती हो गया, उसमें आर्मी में चला गया था। बहुत ही अर्ली एज में, आफ्टर +2 ही शायद। और जब रिटर्न अभी आके, उसका हमसे बड़ा भी है वो, रिटर्न आके तो वो सीधा एसआई भर्ती हुआ है अभी, सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ, तो साथ में वो था। तो कहीं टोल ही नहीं, जहाँ पे भी टोल आ रहा था ना, तो मेरे को बोल रहा था कि मोबाइल लगा दे यहाँ फास्टैग के आगे, तो फिर वो कटता नहीं है। वो उसको स्कैन नहीं करता है फास्टैग वाले को, और तुरंत वो अपना एसआई वाला दिखा रहा था हर जगह से। मेरे को बड़ी फीलिंग आ रही थी। मैं उसको, अरे साले वर्दी और पहन के आता ना, ऐसे मज़ा सा नहीं आ रहा। 2 स्टार लगे होते और अलग फीलिंग आती। तो एक होता नहीं है एक अलग, जहाँ वो खड़ा होता है हम उसके साथ खड़े होते हैं। ऐसा नहीं, बात पैसे की नहीं है। एक रेपुटेशन, एक वर्दी की अपने आप वो होती है, रोब होती है। वो खड़ा हो तो एक अलग ही। आप में से कुछ के होंगे पेरेंट्स पुलिस-वुलिस में। मेरे को बड़ा सही लगता है यूनिफ़ॉर्म की एक जो वो है, चाहे आर्मी में हो, पुलिस में हो, नेवी में हो, जिसमें मर्ज़ी, एयर फ़ोर्स वाला तो ख़ैर तो और भी गज़ब लगता है। तो आप लोग अपने लेवल के हिसाब से भी आप लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं चाहें तो, है ना? या ऐसे ही आम लोगों की तरह ज़िंदगी जी के चले जाओगे बस। हुँ? आधों को तो ये लगता होगा हाँ, बॉस की तरह कोचिंग सेंटर ही खोल लें हम भी, है ना? खोलना, पता लगेगा आप लोग, मैं चाहता हूँ आप लोगों को पता लगे हकीकत क्या होती है।
आपको समझ में आएगा कि दिन में सारा दिन ना सिर दर्द नहीं जाता है, फोन यूज कर करके व्यक्ति में बावला हो जाता है आधा। कई बार ऐसा हो, जैसी घृणा हो जाती है कि घर से भी फोन आ रहा है, इमरजेंसी भी है ना, पता है, तब भी लगता है रुक जाओ थोड़ी देर, अभी खुद की इमरजेंसी को डील कर ले अपनी, ये हालत हो जाती है। इसलिए कहना है कि कुछ अच्छा कर लो, कुछ स्टेबल हो जाओगे लाइफ में। कि जिस हिसाब से आयुर्वेद इतिहास पढ़ रहे हो, कुछ नहीं होने वाला है। वर्ड टू वर्ड रटा होना चाहिए इसका। आपको काफी सारी चीजें आप देख रहे हो, रोज आप नोट में कितना लिख रहे हो, वो नोट में लिख रहे हैं हम आयुर्वेद इतिहास से रिलेटेड नहीं लिख रहे हैं, सब इधर उधर की चीजें हैं। और वो मैटर कलेक्ट करोगे, आप लिख पाओगे, तभी आप याद कर पाओगे, तो चीजें क्लियर होंगी आगे। चरक में, सुश्रुत में, सब जगह ये चीजें मिलेंगी आपको। कल सभी लोग इसको पढ़ के आएंगे, जितना भी आयुर्वेद इतिहास। मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा कल बिल्कुल बिना सुने, यहीं स्टॉप करूंगा। मेरे को ऐसे नहीं चाहिए जैसे आप आयुर्वेद इतिहास पढ़ रहे हो ना। आगे तो आप पदार्थ का भी यही बुरा हाल करोगे। आज लिखवा दे रहे हैं, आगे वैसे तो मन नहीं था बिल्कुल लिखवाने का, पर घर से उठ के आते हो तो फिर सोचते हैं कि लिखवा देना चाहिए, ऐसे ही परेशान ना हो। उत्कर्षा तो चाह रही थी, हाँ छोड़ो, रहने दो, लिखो आगे। आज 2-4 पॉइंट आगे बात करेंगे, लेकिन कल पढ़ के आना सभी लोग। कहाँ तक बात हुई थी? कृष्ण आत्रेय के द्वारा आपने योग लिखे थे, जो कृष्ण आत्रेय द्वारा भाषित थे, फिर आपने नोट में नवयस वगैरह की बात की थी, यहीं तक बात हुई थी ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, फिर आप तीसरे आत्रेय लिखना, पुनर्वसु आत्रेय। तीसरे आत्रेय का नाम लिखना। 2 आत्रेय लिख लिए थे ना कल, भिक्षु आत्रेय की बात हो गई थी और कृष्ण आत्रेय की बात हो गई थी। नेक्स्ट आत्रेय लिखना आज पुनर्वसु आत्रेय। पुनर्वसु आत्रेय में लिखना, एरो डाल के लिखो, ब्रह्मा के अयोनिज पुत्र। ब्रह्मा के क्या थे? अयोनिज पुत्र, कोमा देव ऋषि अत्रि के पुत्र। देव ऋषि अत्रि के पुत्र, इसलिए इन्हें अत्रिज कहा जाता है। अत्रिज, अत्रिज, इसलिए इन्हें अत्रिज कहा जाता है। कोमा आत्रेय आत्मज, दूसरा नाम क्या है? आत्रेय आत्मज। कोमा करके लिखना। नेक्स्ट नाम क्या है इनका? आत्रेय आत्मज। कोमा अत्रिनंदन, अत्रिनंदन, कोमा अत्रिसुत, अत्रिसुत। नेक्स्ट पॉइंट लिखना इन्हीं के लिए, लिखो इनकी माता का नाम चंद्रभागा था। इनकी माता का नाम चंद्रभागा, इनकी माता का नाम चंद्रभागा था, इसलिए इन्हें चंद्रभागी भी कहा है। इसलिए इन्हें चंद्रभागी भी कहा है। ब्रैकेट में लिखना चरक सूत्र 13। चंद्रभागी कहां कहा है इन्हें? चरक सूत्र 13 में। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, फिर लिखो संभवतः पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म होने के कारण, संभवतः पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म होने के कारण इन्हें पुनर्वसु आत्रेय कहा गया। इन्हें पुनर्वसु आत्रेय कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, देखो चरक संहिता में, चरक संहिता में इनके लिए ब्रह्म ऋषि, चरक संहिता में इनके लिए ब्रह्म ऋषि, महर्षि, चरक संहिता में इनके लिए ब्रह्म ऋषि, महर्षि, अग्निहोत्री, अग्निहोत्री, भगवान, भगवान, अनघ, 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 दोषसूदन, दोषसूदन, अगध वेद सिंधु प्रवर्तन आदि प्रवरा। लिख पाएंगे? अगध वेद इकट्ठा शब्द है पूरा, अगध वेद सिंधु पूरा इकट्ठा शब्द है, अगध वेद सिंधु प्रवर्तन आद्रि प्रवरा। अगध वेद सिंधु प्रवर्तन आद्रि प्रवरा, ब्रैकेट में लिखना चरक चिकित्सा 12। इसी के अगध वेद सिंधु प्रवर्तन आद्रि प्रवरा के ब्रैकेट में लिखना चरक चिकित्सा 12 आदि विशेषण दिए गए हैं। ये सभी विशेषण किनको?
आत्रेय को दिए गए कौन कौन से? ब्रह्म ऋषि, महर्षि, अग्निहोत्री, भगवान, अनग, दोष, सूदन और अगध, वेद, सिंधु, प्रवर्तन आदि प्रवराई। पूरी लाइन किसके लिए कही गई है? आत्रेय के लिए। इसका मतलब क्या है? अगध मतलब चिकित्सा, वेद मतलब पुस्तकें, बुक्स जितनी भी हैं चिकित्सा संबंधी, तो उन सब के जितने भी प्रवर्तक हैं, अगध, वेद, सिंधु, सागर जैसी बड़ी बड़ी जो संहिताएं हैं चिकित्सा से रिलेटेड, उनके जितने भी प्रवर्तक हैं उन सब में आद्री मतलब श्रेष्ठ है ना, जो श्रेष्ठ यानी प्रवर हैं वो कौन है? सबसे पहले। आद्री मतलब पहले, जैसे शिखर की चोटी को कह देते ना माद्री, उसी के लिए आता है शिखर की चोटी के लिए, तो सबसे पहले सबसे ऊपर जो है ना, और उनमें भी श्रेष्ठ प्रवर कौन है? पुनर्वसु आत्रेय। तो उनके लिए उपमा दी गई है चरक चिकित्सा 12 में। रेफरेंस भी याद रखना है इसका। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट हेडिंग डालना फिर आप चरक, नेक्स्ट हेडिंग डालना आप आत्रेय के बाद चरक। चरक में लिखना, लिखो भगवान अनंत के अवतार। चरक कौन थे? भगवान अनंत के अवतार। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, विशुद्ध के पुत्र। इनके पिता का नाम विशुद्ध, कल भी बात की थी, तो विशुद्ध के पुत्र, वैशंपायन के शिष्य, वैशंपायन के शिष्य। इनका वास्तविक नाम, इनका वास्तविक नाम कपिस्थल चरक, इनका वास्तविक नाम क्या था? कपिस्थल चरक। निवास स्थान, निवास स्थान पंचनद प्रांत में, पंचनद प्रांत में इरावती और चंद्रभागा नदियों के बीच, इरावती और चंद्रभागा नदियों के बीच कपिस्थल नामक ग्राम में, कपिस्थल, कपिस्थल नामक ग्राम में, तो कपिस्थल नामक ग्राम में हुआ इसलिए इनका वास्तविक नाम क्या हो गया था? कपिस्थल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना फिर, देखो भाव प्रकाश ने इनका जन्म, भाव प्रकाश ने इनका जन्म नागवंश में मानकर, भाव प्रकाश ने इनका जन्म नागवंश में मानकर इन्हें शेष अवतार कहा है। नागवंश में मानकर इन्हें शेष अवतार कहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ये गोत्र प्रवर्तक चरक के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, ये गोत्र प्रवर्तक यायावर कोटि के ऋषि थे। यायावर, यायावर मतलब घूमने फिरने वाले, जंगलों में विचरण करने वाले, यायावर कोटि के ऋषि थे। यायावर कोटि के ऋषि थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नोट डाल के लिखना, लिखो स्वामी कुमार, नोट डाल के लिखना, लिखो स्वामी कुमार विज्ञान भिक्षु, आचार्य का नाम है विज्ञान भिक्षु, और कैयट, कैयट भी आचार्य का नाम है, क दो मात्राएं य डबल ट, कैयट। इनके अनुसार, इन तीनों के अनुसार, स्वामी कुमार, विज्ञान भिक्षु और कैयट के अनुसार, इन तीनों के अनुसार एरो डाल के लिखना, चरक संहिताकार चरक, इन तीनों के अनुसार एरो डाल के लिखना, चरक संहिताकार चरक कोमा व्याकरण महाभाष्यकार पतंजलि, व्याकरण महाभाष्यकार, व्याकरण महाभाष्यकार पतंजलि कोमा योग सूत्रकार, योग सूत्र जिसने लिखा है मतलब योग सूत्रकार पतंजलि, योग सूत्रकार पतंजलि एरो डाल के लिखना, एक ही व्यक्ति माना है। इन तीनों को मतलब एक ही व्यक्ति माना उन्होंने, किन्होंने? कैयट ने, विज्ञान भिक्षु ने और स्वामी कुमार ने। इन तीनों ने चरक संहिता जिन्होंने लिखी, जो चरक संहिताकार वाले चरक हैं, या व्याकरण महाभाष्यकार, व्याकरण महाभाष्य जिसने लिखा पतंजलि वो वाले पतंजलि, और तीसरे योग सूत्र वाले पतंजलि, तो तीनों व्यक्तियों को उन्होंने कहा ये एक ही व्यक्ति थे। किन्होंने कहा? इन तीनों ने। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, आप ध्यान रखना, इन तीनों ने, स्वामी कुमार, विज्ञान भिक्षु और कैयट ने। नेक्स्ट हेडिंग डालना, अग्निवेश। नेक्स्ट हेडिंग डालना, अग्निवेश। अग्निवेश के लिए लिखना,
लिखो चरक संहिता में अग्निवेश के लिए, चरक संहिता में अग्निवेश के लिए वह्निवेश, वह्नि बोलते हैं अग्नि कोई, तो वह्निवेश कोमा हुताशावेश, हुताश भी किसके लिए बोला जाता है, अग्नि वगैरह को चमकदार के लिए कुछ, हुताशावेश, हुतावेश या हुताशावेश कुछ भी लिख सकते हो आप, कोमा सोम, सोम शब्द भी कहा गया अग्निवेश के लिए, बार बार उन्हें सोम में कहकर बुलाया गया है ना। आत्रेय के द्वारा अग्निवेश ने क्या, अग्निवेश को क्या कहा जाता था हर बार, हे सोम में, ऐसा करके चरक में आप जगह जगह पढ़ेंगे। सोम में किसके लिए, अग्निवेश के लिए, ध्यान रखिए आप, सोम या सोम में जो भी लिखे। नेक्स्ट में लिखना, फिर लिखो सर्वप्रथम आत्रेय के उपदेशों को तंत्रबद्ध अग्निवेश ने किया। सर्वप्रथम आत्रेय के उपदेशों, क्योंकि आत्रेय के तो 6 शिष्य थे, अग्निवेश, बेल, जतुकर्ण, पराशर, आर्य, शारपाणी, तो सर्वप्रथम किसने, अग्निवेश ने उनके उपदेशों को तंत्रबद्ध किया, मतलब तंत्र के रूप में लिखा, तंत्रबद्ध किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अग्निवेश तंत्र ही चरक संहिता के रूप में प्रकाशित हुआ। अग्निवेश तंत्र ही चरक संहिता के रूप में प्रकाशित हुआ। अग्निवेश तंत्र ही चरक संहिता के रूप में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अंजन निदान रिटन बाय अग्निवेश। अंजन निदान एक बुक है किसकी, अग्निवेश की ही। नोट डाल के लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नोट डाल के, कल आपने नवयस चूर्ण या लोह लिखा था नोट में, है ना, यहीं पर नोट में लिखना आप नवक गुग्गुल, नोट में लिखना यहीं पर नवक गुग्गुल, नवक, नवक, नवक गुग्गुल। जैसे आपने नवयस चूर्ण में क्या लिखा था, 9 चीजें, त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद, सेम यहाँ पर आएगा नवक गुग्गुल में भी, बस प्लस में वहां पे लोह था, यहाँ पे गुग्गुल हो जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस है। तो नवक गुग्गुल में लिखना त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद प्लस 50% गुग्गुल, वहां 50% क्या था, आयस, यानी कि लोह था, यहाँ 50% गुग्गुल हो जाएगा। एरो डाल के लिखना, नवक गुग्गुल का प्रयोग मेदोहर, मेदो रोग में या मेदोहर, नवक गुग्गुल। नेक्स्ट पॉइंट लिखना नोट में ही, नोट में ही नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लिखो हारित संहिता में ऐसा उल्लेख भी है, हारित संहिता में ऐसा उल्लेख भी है कि आत्रेय निर्मित 5 संहिताएं हैं, ऐसा हारित संहिता में कहा गया है। हारित संहिता में ऐसा उल्लेख भी है कि आत्रेय निर्मित, ऐसा उल्लेख भी है कि आत्रेय निर्मित 5 संहिताएं हैं। कौन कौन सी 5 संहिताएं हैं, फर्स्ट लिखना, फर्स्ट लिखना 24,000 श्लोक, 24,000 श्लोक, 12,000 श्लोक, 6,000, 3,000, 1,500 श्लोक वाली 5 संहिताएं कौन कौन सी हो जाएंगी, 24,000, 24,000, 12,000, 6,000, 3,000 और 1,500, हाफ हाफ करते जाएं आप, ऐसी 5 संहिता, इतने इतने श्लोक वाली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, फिर नोट से अलग, अग्निवेश से अलग। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, चरक संहिता में 4 प्रकार के सूत्र, चरक संहिता में 4 प्रकार के सूत्र, कौन कौन से 4 प्रकार, सुश्रुत भी लिख लेना आप ब्रैकेट में, अगर बहुत आंसर हो तो आप बहुत भी लगा सकते हो, सुश्रुत में भी मिलता है आपको 4 प्रकार के सूत्र। वैसे अगर एक आंसर लगाना तो फिर पहले चरक आ गया काल, तो आप चरक लगा सकते हो। तो 4 प्रकार के सूत्र कौन से, लिखो गुरु सूत्र, गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रति संस्कृत सूत्र, प्रति संस्कृत सूत्र और एकीय सूत्र। एक जैसे लिखते हो, बड़ी की मात्रा यह, एकीय सूत्र। बता सकते हैं इन 4 का मतलब, गुरु मतलब जैसे चरक संहिता में गुरु सूत्र क्या होंगे, आत्रेय ने जो कहे, और शिष्य सूत्र अग्निवेश ने जो प्रश्न पूछे, अग्निवेश पूछते रहे ना कि ये क्यों, ये कैसे, ये इस तरह क्यों, ऐसा क्यों, जुड़वा बच्चे क्यों हो रहे हैं, देर से गर्भ धारणा क्यों हो रही है, कुछ भी ऐसे ऐसे प्रश्न, तो आत्रेय उनके उत्तर देते गए। तो गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र तो समझ में आ ही रहे होंगे। उसके बाद कुछ प्रति संस्कृत हो गए चरक के,
जो चरक के द्वारा संस्कृत हो गए या आप दृढ़ बल के द्वारा पुनः संस्कृत हो गए, पूरक वाले जो हो गए वो क्या होंगे? प्रति संस्कृत सूत्र होंगे। एक ही सूत्र जिसमें केवल आचार्य नाम, या फिर आप ऐसे कहो कि जिनकी संहिताएं हैं, जैसे मान लो अग्निवेश, आत्रेय और चरक की तो संहिता ही हो गई, उनका तो रोल है ही ना, बेसिक किसी और का था, उसको फिर फर्निश किया, फिर फर्निश किया, उनकी बात तो अलग हो गई। उनके अलावा इधर उधर की बातें हो रही है आचार्यों की, वो सब क्या है? आप कहते हो ना, जैसे कोई श्लोक पढ़ते हो इत्याहुर एके, ऐसा कहते हो ना आप कि ये किसी और के मत से है। चरक संहिता में कुमार शिरा भारद्वाज के मत से, चरक संहिता में आचार्य कुश के मत से, चरक संहिता में धन्वंतरी के मत से, है ना। तो उनकी संहिताओं में जो दूसरों के मत से है ना, उनका मत बता के फिर वो अपना प्रधान मत बताते थे। ऐसा ही पढ़ते हो ना आप। जैसे मान लो आपने वो पढ़ा होगा, अगर आपको ध्यान में थोड़ा सा, शारीर स्थान में आप पढ़ते हो कि सबसे पहले किस अंग की उत्पत्ति हुई? धन्वंतरी किसके हैं? सुश्रुत के, है ना। लेकिन चरक में भी धन्वंतरी ने बोला गया नहीं, ये सब नहीं है, सभी अंग एक साथ उत्पन्न होते हैं, ऐसा पढ़ते हो ना। चरक में धन्वंतरी का मत, तो चरक में धन्वंतरी का मत पढ़ने के बाद फिर आगे पुनर्वसु आत्रेय ने अपना मत भी दिया है, चाहे उसको सही भी बताया, हाँ सही है कि सभी अंग एक साथ उत्पन्न होते हैं, सही है, उनके मत को भी सही कहा है। लेकिन वो जो धन्वंतरी का मत हो गया वो क्या हुआ? एक ही हुआ, अपने उसका नहीं है, चरक से रिलेटेड नहीं है, उनके अपने संप्रदाय वालों का नहीं है, और किसी संप्रदाय की बात हो रही, किसी और आचार्य की, वो एक ही मत हो जाएंगे। कोई भी शब्द आपको ऐसा मिले जिसमें लास्ट में आप ये कहें इत्याहुर एके, की कुछ लोग ऐसा कहते हैं किंचित के मत से, है ना, तो वो एक ही सूत्र हो जाएंगे वो सब। समझ में आ रहा है? तो चार तरह की, वैसे आपसे पूछेगा तो नहीं डिटेल, आपको तो ये पता होना चाहिए, पर फिर भी ये है कि कल को कहीं बात हो जाए तो आपको पता हो कि मतलब क्या है। तो चार सूत्र हो गए, गुरु शिष्य प्रति संस्कृत और एक ही सूत्र। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, फिर लिखो चरक संहिता में 7 संभाषा परिषद, चरक संहिता में 7 संभाषा परिषद। तो 7 संभाषा परिषद लिखो, सूत्र स्थान में 4, सूत्र स्थान में 4, सूत्र स्थान में 4 संभाषा परिषद, ब्रैकेट में लिखना 1, 12, 25, 26। किस किस चैप्टर में? पहले में, 12वें में, 25वें में और 26वें में, 1, 12, 25, 26। नेक्स्ट लिखना फिर शारीर में 2, शारीर स्थान में 2 संभाषा परिषद। तो शारीर स्थान में 2 संभाषा परिषद, 3 और 6, ब्रैकेट में लिखना 3rd और 6th चैप्टर में, तीसरे और छठे चैप्टर में। नेक्स्ट पॉइंट लिखना सिद्धि स्थान में 1, सिद्धि स्थान में 1 संभाषा परिषद, ब्रैकेट में लिखना सिद्धि 11, सिद्धि 11। फल मात्रा सिद्धि अध्याय है, लिख लेना वहां, चाहे सिद्धि 11 का नाम, इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि फल मात्रा सिद्धि अध्याय। इसी में ही आपको लिखवाया भी था वो वेदनाएं 108 प्रकार की, है ना। चरक उपनिषद कितने थे टोटल? 108, 108। नेक्स्ट पॉइंट लिखना फिर, लिखो चरक संहिता में 12,000 श्लोक, चरक संहिता में नेक्स्ट पॉइंट लिखना 12,000 श्लोक, 12,000, ब्रैकेट में लिखना 9498 प्राप्त, 9,498, 9498 प्राप्त। नेक्स्ट पॉइंट लिखना चरक संहिता में ही 9,295 सूत्र, 9295, 9295 सूत्र। नेक्स्ट पॉइंट लिखना 14 देश, चरक संहिता में कुल कितने देश? जैसे आपने अभी पंचन मतलब स्थानों की बात, ये टोटल कितने? 14 देश, 14। नेक्स्ट पॉइंट लिखना 68 आचार्य, 68 आचार्यों की बात की गई है, 68 आचार्य चरक संहिता में। नेक्स्ट पॉइंट लिखना 64 ऋषि, 64 ऋषि। ये अलग अलग उपाधियां दी जाती थी, किसी को हम ऋषि की उपाधि देते थे, किसी को महर्षि, किसी को ब्रह्म ऋषि, ये सब अलग अलग होते थे एक तरह से। जैसे आप कहते हो ना कि एक पहले कांस्टेबल है, फिर हेड कांस्टेबल है ना, फिर उनके ऊपर एएसआई है, एसआई है, इंस्पेक्टर है ना, इस तरह से एसएचओ है थाने का जो प्रभारी हो गया। तो वैसे ही इनमें ऋषियों में भी कैटेगरी होती थी, है ना, तो वैसे वाले। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, लिखो लगभग अप्रोक्सीमेट 1950 योग, 1950, 1950, 1950 योग। नेक्स्ट पॉइंट लिखना सांख्य शब्द 5 बार चरक संहिता में, क्योंकि आना नहीं चाहिए ना, क्योंकि चरक तो फॉलोअर ही नहीं है उसके, सांख्य के कौन है फॉलोअर? सुश्रुत है। तो इसलिए हम पढ़ लेते हैं कि सांख्य शब्द कितनी बार? 5 बार रिपीट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना एतिहे शब्द, एतिहे प्रमाण भी किसने दिया है? मेनली चक्रपाणी का है। एतिहे के बारे में जो बात की है मेनली किसने? चक्रपाणी ने।
तो यहां पर एतिये शब्द चरक में भी 2 बार, एतिये शब्द चरक में 2 बार। नेक्स्ट पॉइंट लिखना कैलाश पर्वत रेफरेंस 2 बार, कैलाश पर्वत रेफरेंस आज ही बात हुई थी उदर और विसर्प रोग में, ब्रैकेट में लिख लेना चरक चिकित्सा उदर रोग और विसर्प रोग, कैलाश पर्वत रेफरेंस 2 बार। नेक्स्ट पॉइंट लिखना 8 स्थान 120 अध्याय, 8 स्थान 120 अध्याय। नेक्स्ट पॉइंट लिखना चरक संहिता का स्वरूप, चरक संहिता का स्वरूप उपनिषद कालीन है, उपनिषद कालीन प्रतीत होता है, मतलब उपनिषदों के समय का, उपनिषद कालीन प्रतीत होता है। चरक संहिता का स्वरूप उपनिषद कालीन प्रतीत होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना चरक संहिता की भाषा शैली, चरक संहिता की भाषा शैली कौटिल्य अर्थशास्त्र से मिलती है, चरक संहिता की भाषा शैली कौटिल्य अर्थशास्त्र से मिलती है। नोट डाल के लिखना, यहां पर नोट डाल के लिखो कौटिल्य अर्थशास्त्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र और सुश्रुत तंत्र युक्ति 32। नोट डाल के लिखना कौटिल्य अर्थशास्त्र और सुश्रुत में तंत्र युक्ति कितनी 32 32। नेक्स्ट पॉइंट लिखना चरक वाग्भट 36 36, चरक वाग्भट 36 लिखो 32 प्लस 32 में और कौन सी 4 ऐड की हैं, तो 32 प्लस निमोनिक लिखना प्रयोजन से प्रत्येक का उद्धार संभव, निमोनिक लिखेंगे 32 प्लस प्रयोजन से प्रत्येक का उद्धार संभव, प्रयोजन से प्रत्येक का उद्धार संभव। तो प्रयोजन से प्रयोजन, प्रयोजन से सेम तंत्र युक्ति आएगी प्रयोजन नाम से, प्रयोजन से प्रत्येक, प्रत्येक से आ जाएगा प्रत्यय उत्सार, इकट्ठा शब्द है, प्रत्यय लिखकर य में ही ऊ की मात्रा डालना, प्रत्यय उत्सार, प्रत्यय उत्सार, प्रत्येक से उद्धार, उद्धार से उद्धार, संभव से संभव। तो 4 तंत्र युक्ति ऐड हो जाएंगी चरक वाग्भट में। नेक्स्ट पॉइंट लिखना फिर भट्टार हरिश्चंद्र, क्या रह गया, कुछ रह गया? नेक्स्ट लिखना भट्टार हरिश्चंद्र कितनी 40 40। तो लिखो 36 प्लस 36 में कौन सी 4 ऐड करेंगे, निमोनिक लिखना व्युत का प्रश्न व्याकरण का हेतु है, व्युत आधा व य उ की मात्रा त, व्युत का प्रश्न व्याकरण का हेतु है। ये लाइन ऐसी याद रखनी है निमोनिक के तौर पे, व्युत का प्रश्न व्याकरण का हेतु है। तो 4 कौन सी हो जाएंगी, व्युत से लिखना व्युत्क्रांत अभिधान, इकट्ठा शब्द है व्युत्क्रांत अभिधान, व्युत्क्रांत अभिधान, प्रश्न से परिप्रश्न, प्रश्न से परिप्रश्न, व्याकरण से व्याकरण, हेतु से हेतु। तो ये 4 ऐड हो जाएंगी, टोटल कितनी हो गई 40। भाव प्रकाश 42। नेक्स्ट पॉइंट लिखना भाव प्रकाश में 42 42, पता नहीं कौन सी, उन्होंने नाम नूम नहीं दिए, केवल संख्या दी है कितनी 42 42, भाव प्रकाश में 42। नेक्स्ट पॉइंट लिखना फिर उसके बाद नोट डाल के लिखना, यहां पे लिखो भट्टार हरिश्चंद्र खरनाद संहिता के प्रति संस्कर्ता 6ठी सदी काल जो है, नोट डाल के लिखना भट्टार हरिश्चंद्र खरनाद संहिता के प्रति संस्कर्ता, ब्रैकेट में लिख लेना 6ठी सदी काल जो है भट्टार हरिश्चंद्र का। नेक्स्ट पॉइंट लिखना नोट में ही लिखो षट पदार्थ, नोट में लिखना षट पदार्थ। तो षट पदार्थ की बात हो रही तो षट पदार्थ में लिखना आप लिखो वैशेषिक दर्शन, 6 पदार्थ जो वैशेषिक, सीक्वेंस सही लिखना जो बोला जाए, द्रव्य गुण कर्म, वैशेषिक दर्शन में जो सीक्वेंस है क्या है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। ये तो आसान है याद करना, याद ऐसे ही रखते भी होंगे आप लोग, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। यहीं पर लिखना परंतु चरक ने इन्हें षड कारण कहकर, परंतु चरक ने इन्हें षड कारण कहकर
सीक्वेंस लिखना, सामान्य, पहले क्या आ जाएगा, सामान्य विशेष, सामान्य विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय, सामान्य विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय, इस क्रम से कहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, चरक संहिता पर 43 टीकाएं, चरक संहिता पर 43 टीकाएं, अगर 43 ऑप्शन में ना मिले तो 41 लगा सकते हो आप, ब्रैकेट में 41 भी लिख लेना, 2 टीकाओं के लिए संशय रहता है वहां पे चरक की है या नहीं है, ये चरक के ऊपर है या नहीं है, तो इसलिए दोनों ऑप्शन कई बार मिल जाते हैं, तो भी आप पहले 43 लगाएं। अगर 43 नहीं मिलता है तो फिर आपसे ऑब्वियस है, फिर क्या लगाएंगे 41, पर पहला आंसर आपको 43 लगाना है, इसलिए 41 को आप ब्रैकेट में लिखेंगे, पहला टिक आप 43 पे लगाएं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, चरक संहिता का सिद्धांतिक पक्ष, चरक संहिता मतलब जो सिद्धांत है बेसिक, चरक संहिता का सिद्धांतिक पक्ष, एरो डाल के ना, सांख्य और योग दर्शन से, चरक संहिता का सिद्धांतिक पक्ष सांख्य और योग दर्शन से। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, व्यवहारिक पक्ष न्याय और वैशेषिक दर्शन से, सिद्धांतिक पक्ष सांख्य और योग दर्शन से, व्यवहारिक पक्ष न्याय और वैशेषिक दर्शन से, न्याय और वैशेषिक दर्शन से। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, चरक संहिता में 24 तत्व, चरक संहिता में 24 तत्व, जबकि सुश्रुत संग्रह हृदय शारंगधर सांख्य में, जबकि सुश्रुत संग्रह हृदय शारंगधर, संग्रह हृदय शारंगधर सांख्य में 25 तत्व। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, योग दर्शन और महाभारत में 25 प्लस ईश्वर 26 तत्व, योग दर्शन और महाभारत में 25 प्लस ईश्वर 26 तत्व। नेक्स्ट पॉइंट, सृष्टि उत्पत्ति में सुश्रुत सांख्य को व चरक वेदांत को फॉलो करते हैं, सृष्टि उत्पत्ति में सुश्रुत सांख्य को व चरक वेदांत को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, जेनताक और खुड्डाक शब्द, जेनताक स्वेद पढ़ते हो ना आप, तो जेनताक और खुड्डाक शब्द, खुड्डाक, खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय है ना, तो खुड्डाक शब्द बौद्ध दर्शन भाषा शैली के हैं, बौद्ध दर्शन भाषा शैली के हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लिखो चरक संहिता गद्य व पद्य निर्मित, गद्य मतलब पहले वाले श्लोक भी हैं और पद्य 2-2 लाइनों वाले श्लोक भी हैं, तो गद्य और पद्य निर्मित। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नोट डाल के लिखो, महाभारत में कृष्ण आत्रेय चिकित्सेयम, महाभारत में कृष्ण आत्रेय चिकित्सेयम अर्थात कृष्ण आत्रेय का उल्लेख, कृष्ण आत्रेय चिकित्सेयम से कृष्ण आत्रेय का उल्लेख मिलता है महाभारत में। आज इतना ही, बाकी की बात फिर कल करेंगे, कल पढ़ के आना यहाँ तक, कल फिर हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे इसकी, यहाँ तक पढ़ के आना, इसको डिटेल जितनी लिखवाइए रटी होनी चाहिए, और जितना भी पार्ट हुआ है पहली क्लास से लेकर सभी को सब याद होना चाहिए, कल आयुर्वेद इतिहास से संबंधित। कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग।